इस्लामिक गोल्डन एज एपिसोड नंबर 1। आज के यूरोपीय देश विज्ञान, साइंस और फिलोसफी को अपनी खोजी हुई चीज़ या अपने उलूम की बुनियाद करार देते हैं। असल में ये सब उन्होंने कहाँ सीखा और कहाँ से हासिल किया था? यानी यूरोप ने साइंस, फिलोसफी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके किन लोगों से, किन किताबों से सीखे थे? क्या आप जानते हैं कि अगर मुसलमान अब्बासी खिलाफत के दौर में बहुत सी यूरोपीय किताबों का अनुवाद करके, तर्जुमा करके उन्हें महफूज ना कर लेते तो शायद आज की दुनिया एक अलग दुनिया होती। लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। मुसलमानों में साइंस या विज्ञान के अंदर तरक्की का दौर 750 ईस्वी में खिलाफत अब्बासिया की बुनियाद रखने के साथ ही शुरू हो गया था। इसका क्रेडिट दूसरे अब्बासी खलीफा अल मंसूर को जाता है, जिन्होंने अब्बासी खिलाफत की बुनियाद रखने के सिर्फ 4 बरस बाद खिलाफत का तख्त संभाला और 775 ईस्वी तक अब्बासी खिलाफत पर राज किया। खलीफा अल मंसूर की ख्वाहिश थी कि वो एक नया शहर, एक नई राजधानी बनवाए और इस नए शहर को दौलत और इल्म यानी ज्ञानियों विज्ञानियों से मालामाल कर दे। यानी जो शहर व्यापार में भी आगे हो और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ दीगर साइंस और फिलोसफी में भी। इसी सोच की बुनियाद पर उन्होंने दजरा नदी के किनारे अपनी नई राजधानी की बुनियाद रखी, जिस ऐतिहासिक शहर को बगदाद का नाम दिया गया था। इस बगदाद शहर की तामीर और बनावट का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। खलीफा अल मंसूर ने 2 नजूमियों को, यानी वो लोग जो तारों सितारों का इल्म रखते हैं, उनको शहर की तामीर के लिए मुबारक तारीख यानी शुभ दिन तय करने का हुक्म दिया। इनमें से एक नजूमी अल फजल इब्ने नौबख्त था और दूसरे नजूमी का नाम माशाअल्लाह था, जो कि यहूदी से मुसलमान हुआ था। इन दोनों ने 30 जुलाई 762 की तारीख को मुबारक करार दिया और इसीलिए उसी दिन शहर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। खलीफा अल मंसूर ने पहले नमाज पढ़ी और फिर अपने हाथ से शहर की पहली ईंट नस्ब की। फिर उन्होंने कहा कि अब अल्लाह के करम से शहर बनाने का काम शुरू कर दो। यूं शहर की तामीर का काम शुरू हो गया। बगदाद शहर की तामीर का काम पूरा होने के बाद खलीफा अल मंसूर ने अपना पूरा ध्यान इल्म की सरपरस्ती यानी शहर को पढ़ाई लिखाई और साइंस फिलोसफी में बहुत आगे ले जाने पर देना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत में लिखी गई एक किताब का अरबी में तर्जुमा या अनुवाद करवाया, जिस किताब को असिंध हिंद कहते हैं। ये किताब इल्म नजूमी यानी तारों, सितारों और ग्रहों के बारे में लिखी गई थी। इसके बाद खलीफा अल मंसूर ने हर भाषा में लिखी गई किताबों के तराजुम और अनुवाद कराने के लिए अपने शाही खजानों के दरवाजे खोल दिए। इन किताबों में ग्रीक, यूनानी फिलोसफी, मैथमेटिशियन और वैज्ञानिकों की लिखी हुई बहुत सी किताबें शामिल थी। इन्हीं में फादर ऑफ द ज्योमेट्री कहलाए जाने वाले ग्रीक यूनानी मैथमेटिशियन यूक्लिड की किताब एलिमेंट्स भी शामिल थी। खलीफा अल मंसूर ने अपने दौर के बेहतरीन ट्रांसलेटर्स को इकट्ठा करके रखा, जिनमें अल फजल इब्ने नौबख्त और इब्राहिम अल फजारी भी शामिल थे। ये नौबख्त वही शख्स है जिन्होंने सितारों और ग्रहों की चाल देखकर बगदाद शहर की तामीर करने के लिए मुबारक दिन को तय किया था। सोब नौबख्त के साथ साथ कई और ट्रांसलेटर्स ग्रीक फिलोसफी और दूसरी किताबों के अरबी अनुवाद करने में लग गए। किताबों के अनुवाद के इस काम में धर्म व मजहब का कोई लेना देना नहीं था। कोई भी शख्स, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगर वो किसी भी भाषा की किताब का अरबी में अनुवाद करने की काबिलियत रखता था तो उसे फौरन काम पर रख लिया जाता था और अच्छी तनख्वाह भी दी जाती थी। यही वजह है कि अब्बासी खिलाफत के दौर में ट्रांसलेटर्स में यहूदियों और ईसाइयों की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी। खलीफा अल मंसूर जब तक जिंदा रहे वो पढ़ाई लिखाई के मामलों को और भी आगे बढ़ाते रहे और वैज्ञानिकों को, फिलोसोफर को नए नए वजीफे देते रहे। इसके बाद उनके जानशीन भी किताबों के अनुवाद और विज्ञान पर रिसर्च करने की इस तहकीक को आगे बढ़ाते रहे। उनमें अल मेहदी, हारून अल राशिद और मामून राशिद जैसे सुल्तान शामिल थे। अब्बासी खिलाफत के हाथ के नीचे किताबों के अनुवाद और तर्जुमे की ये तहरीक तकरीबन 200 बरस तक यानी 8वीं सदी से 10वीं सदी ईस्वी तक बराबर जारी रही। और इसी तहरीकी वक्त के दौरान गालिबन 801 ईस्वी में अबू यूसुफ याकूब इब्ने इसहाक अस-सबाह अल-किंदी का जन्म हुआ। अल-किंदी के नाम से मशहूर इस शख्स को पहला अरब फिलोसोफर भी कहा जाता है। ये अल-किंदी ही थे जिन्होंने अरस्तु की फिलोसफी को अरब दुनिया में उस वक्त जिंदा कर दिया जब यूरोप में उसका नामो निशान तक मिट चुका था। अल-किंदी अब्बासी खलीफा मुस्तासिम के बेटे अहमद के ट्यूटर यानी शिक्षक भी थे, इसलिए उन्हें शाही दरबार में आने जाने की खुली छूट हासिल थी।
अल-किंदी ने ही इस्लामी दुनिया में यूनानी या ग्रीक फिलोसफी की पहचान करवाई और इस्लामी फिलोसफी के बानी यानी खोजकर्ता बन गए। वो खुद तो ज़्यादा ग्रीक भाषा नहीं समझते थे, मगर उन्होंने ग्रीक भाषा के माहिर जानकारों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया था, जिनमें यूनानी और ईसाई भी शामिल थे। इन्हीं लोगों की मदद से उन्होंने अरस्तु और दूसरे फिलोसोफर की किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया और फिर इस फिलोसफी में अपने आइडियाज़ भी शामिल किए। इनकी अनुवाद की हुई किताबों में अज़लोजिया अरस्तु बहुत मशहूर हुई, क्योंकि इस किताब में अल-किंदी ने अरस्तु और एक दूसरे ग्रीक फिलोसोफर प्रोटिनस की आइडियोलॉजी को मिला दिया था। अब्बासी खलीफा ने बगदाद में पेकिंग प्लान पर भी काम किया, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में किया जाता था। ये लाइब्रेरी बगदाद के पश्चिमी इलाके मदीनतुस सलाम में बनवाई गई थी। यही लाइब्रेरी ट्रांसलेशन और मॉडर्न रिसर्च करने की सबसे बड़ी जगह भी थी। यहाँ पर यूनानी और दूसरी भाषाओं की किताबों के अनुवाद हुआ करते थे और नई किताबें भी लिखी जाती थी। इस लाइब्रेरी में दुनिया के हर विषय पर किताबें मौजूद थी, लेकिन आज इस बात का किसी को कुछ पता नहीं कि ये लाइब्रेरी आखिर किस दौर में कायम की गई थी। कुछ इतिहासकार इसे खलीफा अल-मंसूर के दौर की यादगार बताते हैं, जबकि कुछ के हिसाब से ये लाइब्रेरी खलीफा मामून राशिद के दौर में कायम की गई थी। बहरहाल हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन ये लाइब्रेरी अपने दौर में इल्म और नॉलेज का सबसे बड़ा खजाना थी। दुनिया में इसके मुकाबले इतनी बड़ी और इतनी अलग अलग किताबों वाली लाइब्रेरी मौजूद ही नहीं थी। मुसलमानों को एक और मदद चीन के अंदर बनने वाले कागज़ों से भी मिली। अब्बासी खिलाफत चीन से ये कागज़ लगातार मंगवाते रहते थे। चीन के इसी कागज़ की मदद से बगदाद में किताबें लिखने के फ़न को और ज़्यादा तरक्की मिली और बाहर के देशों की किताबें धड़ल्ले से तर्जुमे और अनुवाद होने लगी। देखते ही देखते किताबों का ढेर लगना शुरू हो गया और साथ ही साथ दूसरी नई किताबें भी लिखी जाने लगी। उस दौर में मुसलमानों ने यूनानी ग्रीक मेडिसिन यानी डॉक्टरी और दवाइयों की जानकारी, रोमन कायदे कानून, रियाजी फिलोसॉफी, हिंदुस्तानी सूफिज्म और ईरानी उलूम, इन सभी का अनुवाद करवा डाला। मुसलमानों ने सिर्फ यूनानी किताबों का ही तर्जुमा नहीं किया, बल्कि यूनानी वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को कंफर्म करने के लिए उन पर काम करना और उनको प्रैक्टिकल करना भी शुरू कर दिया। इसी हवाले से बगदाद में एक अहम प्रोजेक्ट या कह लीजिए कि इस्लामी दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉमी रिसर्च सेंटर खोला गया, जहां पर सितारों और ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल की जाती थी। ये रिसर्च सेंटर मामून राशिद ने 828 ईस्वी में तैयार करवाया था। इस रिसर्च सेंटर के कयाम की बुनियाद एक एस्ट्रोनॉमी फील्ड के माहिर यूनानी वैज्ञानिक क्लाउडियस टोलेमी की किताब एल्गामस्ट थी। इस किताब में उसने सितारों और ग्रहों की हरकत और उनकी कक्षा से जुड़ी जानकारी लिखी थी। उसी जानकारी और आइडियाज़ को कंफर्म करने और इन पर ज़्यादा रिसर्च करने के लिए ही खलीफा मामून राशिद ने ऑब्जर्वेटरी कायम की थी। इसी ऑब्जर्वेटरी को इंसानी इतिहास का पहला सबसे बड़ा सरकारी खर्च पर चलने वाला यानी स्टेट फंडिंग साइंस प्रोजेक्ट होने का खिताब भी हासिल है। इसके अलावा मामून राशिद ने वैज्ञानिकों को भारी तनख्वाह या सैलरीज पर अपने यहाँ काम पर रखा और साइंस रिसर्च यानी वैज्ञानिक तहकीकात को भरपूर तरीके से तरक्की करवाई। सिर्फ अब्बासी खलीफा ही नहीं, बल्कि अब्बासी दरबार के लोग, बड़े अमीर घराने के लोग, यहाँ तक कि वहाँ के व्यापारी भी तालीमी और साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सब खलीफा को खुश करने के लिए करते हो, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के आखिर तक यानी तकरीबन 200 बरस से ज़्यादा अरसे तक बगदाद दुनिया भर के इल्म या नॉलेज का मरकज़ बना रहा। अब्बासी खुलफा और उनके दरबारियों की सरपरस्ती की वजह से इन्हीं 2 सदियों में मुसलमानों ने यूनानी फिलोसफी और बहुत से विषयों को भी लिखकर महफूज कर लिया, यानी दुनिया भर की बड़ी बड़ी किताबों का अनुवाद करके उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और नई साइंस रिसर्च या वैज्ञानिक तहकीकात का एक बड़ा नमूना भी जमा कर लिया। ये वो दौर था जब यूरोप में साइंस और विज्ञान का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा था। 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक का अरसा आज भी यूरोप का डार्क एजेस या यूरोप के अंधकार युग के नाम से याद किया जाता है। इस दौर में यूरोप में लूटमार का बाजार गर्म था, शहरों में गंदगी के ढेर लगे हुए थे, यहाँ तक कि लंदन और पेरिस जैसे आज के मॉडर्न और तरक्की याफ्ता शहर भी
उस दौर में बगदाद के सामने कच्चे नींबू नजर आते थे। ये भी कहा जाता है कि अंधकार युग में तो यूरोप में नहाने तक का रिवाज नहीं था। ऐसे दौर में यूरोप में अगर पढ़ाई लिखाई की थोड़ी थोड़ी सी रोशनी पहुंच रही थी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ स्पेन की इस्लामी सल्तनत जिसे अंदलुस और ग्रानादा कहा जाता था उसी की तरफ से पहुंच रही थी। स्पेन के मुसलमान भी विज्ञान में बगदाद से पीछे नहीं रहे, लेकिन 2 सदियों तक साइंस पर रिसर्च यानी वैज्ञानिक तहकीक के शानदार रिकॉर्ड के बाद इस्लामी दुनिया में इल्म का सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। यहाँ तक कि अब तो बगदाद की अब्बासी सल्तनत कमजोर होकर कई टुकड़ों में बट गई। अब्बासी सल्तनत के गवर्नर आजाद हो गए और बगदाद भी फसादात और साजिशों का गढ़ बन गया। साजिश और फसादात का ये सिलसिला 250 बरस तक जारी रहा। फिर 1258 में हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके यहाँ की दुनिया भर में मशहूर लाइब्रेरी बैतुल हिकमत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसी लाइब्रेरी की तबाही में लाखों किताबें ज़ाया हो गई और इस्लामी दुनिया से साइंस और विज्ञान का तकरीबन खात्मा हो गया। कहते हैं कि बैतुल हिकमा लाइब्रेरी में से इतनी किताबें दरियाई दजवा यानी टिग्रिस नदी में फेंकी गई थी कि इन किताबों की स्याही से नदी का पानी काला स्याह हो गया था। कई दिनों तक ये नदी इसी काले पानी को लेकर इसी हालत में बहती रही। बगदाद की तबाही के 250 बरस के अंदर ही अंदलुस यानी स्पेन की मुस्लिम सल्तनत भी खत्म हो गई और इस तरह से साइंस और विज्ञान की बहुत सी अहम जानकारी मुसलमानों के हाथ से निकल गई। एक तरफ स्पेन की अंदलुस मुस्लिम सल्तनत खत्म हो रही थी तो दूसरी तरफ यूरोप में एड्रिन के अंदर उस्मानी तुर्क नई मुस्लिम सल्तनत बना रहे थे। कैसे? ये पूरा झमेला जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई ऑटोमन एम्पायर की सीरीज की प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो जब मुसलमानों के हाथ से ये सब कुछ जा रहा था, यही तो वो वक्त था जब दूसरी तरफ मुसलमानों की अनुवाद की हुई, तर्जुमा की हुई यूनानी ग्रीक फिलोसफी की किताबें और नए विज्ञानी तहकीकात और रिसर्च की हुई चीजें यूरोप में पहुंच रही थी। मुसलमानों की विज्ञानी तहकीकात की बुनियाद पर ही यूरोप में एक नया विज्ञानी दौर शुरू हो गया और अब यूरोप अंधकार से धीरे धीरे निकलने लगा। यहाँ तक कि यूरोपीय देश टेक्नोलॉजी में मुसलमानों से बहुत आगे निकल गए। 15वीं सदी में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने भी वहाँ पर किताबों की छपाई का काम और तेज कर दिया। यूं किताबों को महफूज करना, छापना और नए विषयों को सीखना आसान हो गया। लेकिन ये मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि वो नई खोजों से फायदा उठाकर अपने नॉलेज और साइंस में तरक्की हासिल नहीं कर सके। सल्तनत उस्मानिया में तो यूरोप में खोजे गए प्रिंटिंग प्रेस पर भी बैन लगा हुआ था, यानी यूरोप के प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स को सल्तनत उस्मानिया में चलाने की मनाही थी। हालांकि मुसलमान विज्ञान के कई मैदानों में आगे थे भी, लेकिन फिर इल्म और टेक्नोलॉजी से दूर होकर उन्होंने अपनी साइंस की तरक्की यूरोप के हाथों गंवा दी। यहाँ तक कि मुसलमान उस फील्ड में इतने ज्यादा पीछे रह गए कि आज तक यूरोप की बराबरी नहीं कर सके। इसी खोई हुई तरक्की के बारे में तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सियारा। दोस्तों, आपकी नज़र में इस्लामिक गोल्डन एज के खात्मे की और मुसलमानों के इल्म, नॉलेज और साइंस से दूर होने की असल वजह क्या थी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलामु अलैकुम।